एपिसोड 13। मेंशन। रक्षित रॉकी की बातों को सुन एकदम से चलना बंद कर देता है और उसके तरफ मुड़ते हुए एक डेविल स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए बोलता है, तो हो जाने दो, उन देश को भी मेरे खिलाफ आज तक क्या जितना भी मेरे दुश्मन बने हैं उनके हाथ आया हूँ, जो वो लोग मेरा कुछ उखाड़ पाएंगे। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी पत्नी है और उसके लिए मैं उन सब से एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं उसको इस हालत में छोड़ कहीं नहीं जाने वाला हूँ। पहले जब मेरे पास उन सबों से लड़ने के लिए कोई मकसद नहीं था तब तो उन लोगों ने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो अब क्या कर लेंगे, मैं निपटना जानता हूँ रॉकी। रक्षित स्माइल देते हुए सारी बात बोल वहां से अपने बेडरूम के तरफ बढ़ चलता है। उसके आंखों में जो जीने की चाह आज रॉकी ने अभी अभी देखी थी उससे वो पूरी तरह हैरान और खुश भी था, क्योंकि आखिर में उसके दोस्त को फिर से जीने का मकसद मिल गया था। हॉल। चूंकि सुबह हो चुकी थी इसीलिए रक्षित हॉल में आकर सोफे पर बैठते हुए अपनी नजरें चारों तरफ घुमाने लगा, पर उसे कहीं भी काव्या नजर नहीं आई। इसीलिए वो रामू काका जो वहीं आसपास कुछ काम कर रहे थे उन्हें देखते ही धीरे से बोला, काका मिस काव्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है, आपने देखा है क्या उसे? मालिक वो दरअसल आज अभी तक बहुरानी जगी नहीं है, मैं कुछ देर पहले ही देख कर आया हूँ, वो अपने कमरे में सो रही थी इसीलिए मैंने भी उन्हें नहीं जगाया, शायद वो बहुत थकी होंगी। जब रामू काका ये बात बोलते हैं तो रक्षित समझ जाता है कि इसका मतलब नशा अभी भी नहीं उतरा है, इसीलिए वो थोड़ा अपना गला साफ कर बोल पड़ता है, अच्छा ठीक है काका आप अपना काम कीजिए, मैं एक बार कमरे में जाकर खुद ही देख लेता हूँ। इतना कह रक्षित सोफे पर से उठ जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर कमरे की तरफ बढ़ चला। बेडरूम। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, बाथरूम से अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ी लड़खड़ाते हुए चल रही काव्या पर उसकी नजर जा पड़ती है और अभी वो कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले ही उसने देखा कि काव्या पूरी तरह से अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी, इसीलिए वो लड़खड़ा कर फर्श पर भी गिरने वाली थी। इतना महसूस करते ही रक्षित बिना एक पल की देरी किए तेजी से उसके तरफ दौड़ पड़ा और अपने एक हाथ उसके कमर में और दूसरा हाथ उसके पीठ में डाल अपनी बाहों में थाम लिया। काव्या गिरने वाली थी, इसी वजह से उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी, पर जैसे ही उसे ऐसा लगा कि वो नीचे नहीं गिरी वो अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए सामने देखने लगती है, और हमेशा की तरह अपने पति यानी रक्षित के खूबसूरत आंखों को देखते ही वो उसमें खो जाती है। दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। रक्षित धीरे धीरे काव्या के होठों के करीब बढ़ रहा होता है, क्योंकि एक बार फिर से उसके अंदर जो चाहत थी अपनी पत्नी के लिए वो उमड़ पड़ी थी। ये सब दोनों के लिए ही काफी नया एहसास था, इसीलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे में खुद को कैसे संभाले। इसीलिए रक्षित अपनी दिल की मान बस होठों के करीब जाने लगा, और आहिस्ते आहिस्ते वो उसके बेहद करीब पहुंच गया, पर इससे पहले कि उसके होठों का स्पर्श काव्या के होठों को होता काव्या अचानक दर्द से करा उठती है। दर्द से कराहने की आवाज सुनते ही रक्षित एकदम से वापस से अपने होश में आ जाता है और घबराते हुए बोलता है, मिस काव्या क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? काव्या अपने दोनों हाथों से होना सिर पकड़ते हुए बोलती है, पता नहीं रक्षित जी, मेरा सर बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने सारा कुछ गोल गोल घूम रहा है, प्लीज कुछ कीजिए रक्षित जी। रक्षित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे में क्या करे, इसीलिए वो झट से काव्या को अपने बाहों में उठा लेता है और जल्दी से उसे बेड पर जाकर आराम से लिटाते हुए कहता है, प्लीज तुम घबराओ मत, मैं अभी कुछ करता हूँ। इतना कह वो जितनी तेजी से हो सके अपने पैंट्स के जेब से अपना मोबाइल निकाल रॉकी को कॉल लगा देता है और उसके कॉल रिसीव करते ही वो टेंशन भरी आवाज में बोलता है, रॉकी तुम जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो और उन्हें घर पर बुलाओ, हरी अप। इतना कह वो रॉकी के बिना किसी सवालों का जवाब दिए कॉल रख देता है। अरे ये क्या बात हुई, यूं अचानक ये डॉक्टर को बुलाने के लिए क्यों बोल रहा है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। इतना सोच रॉकी तेजी में उसके कमरे के तरफ भागा और जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ अपने दोस्त को इधर से उधर परेशान हो चलते देख हड़बड़ा गया और उसके तरफ बढ़ते हुए पूछा, यार रक्षित सब ठीक तो है ना? और तुमने मुझे डॉक्टर को बुलाने क्यों बोला? और ये मिसेस काव्या इस तरह से? रॉकी अभी अपनी बात पूरा नहीं किया था लेकिन तभी रक्षित बीच में बोलते हुए कहा, मिस काव्या के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। मैं उसे इस तरह दर्द में नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ यहाँ पर। अपने दोस्त को इतना परेशान देख रॉकी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है,
क्या यार रक्षित, तू भी ना। तुमने ने तो एक पल के लिए मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा पता नहीं ऐसा क्या हो गया। और ये मिसेस काव्या को नशे की वजह से हैंगओवर हो गई है। उन्हें पीने की आदत नहीं है ना, बस इसीलिए सर दर्द हो रहा है। इसका कोई भी खास इलाज नहीं है दोस्त, वो ठीक ही जाएंगी कुछ वक्त बाद। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तब तक मैं इसे ऐसे ही दर्द में छोड़ दूं? देखो, तुम डॉक्टर को फोन कर रहे हो या फिर नहीं? रक्षित की जिद को देख रॉकी उससे कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं डॉक्टर को फोन करूं, पर तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी डॉक्टर जो एक लड़की है वो इस वक्त इस देश से बाहर गई हुई है। चूंकि तुम्ही ने उसे भेजा है किसी काम से, और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि हम किसी जेंट्स डॉक्टर को बुलाए। तो क्या तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारी पत्नी के लिए किसी आदमी को बुलाए? क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगे? बोलो मुझे। रॉकी की बातों को सुनते ही रक्षित को जलन महसूस होने लगी और इसीलिए वो चिढ़ते हुए अपने दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी बना लेता है। उसे इस तरह चिढ़ते देख रॉकी को हंसी आ जाती है, लेकिन वो जानता है कि इस वक्त वो अपनी पत्नी के लिए कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ है, इसीलिए अपने हंसी को रोकते हुए कहता है, अच्छा तुम गुस्सा मत हो, रुको, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम तुम्हारी पत्नी की मदद कर पाएंगे। तुम बस मेरे साथ यहाँ पर आओ। इतना कह वो रक्षित का हाथ पकड़ उसे दरवाजे के पास लेकर चला आया और जल्दी से अपने फोन पर कुछ सर्च करने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम फिर से उस घटिया नॉवेल की तरह? रक्षित अभी चिढ़े हुए आवाज में ये पूछ ही रहा था कि तभी रॉकी उसके तरफ देखते हुए बोला, अरे यार वो तो बस ऐसे ही हो गया था, तू जानता ही तो है कि हैंगओवर का कोई स्पेशल इलाज नहीं है। तू रुक, इसमें कोई ना कोई तरीका जरूर मिल जाएगा। रॉकी को बार बार मोबाइल पर सर्च करने के लिए फोर्स करते हुए देख रक्षित को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे मोबाइल पर जरा भी विश्वास नहीं था। इसीलिए वो झट से उसके हाथों से मोबाइल को ले अपने एक बूढ़े डॉक्टर को फोन लगा दिया। हेलो, मैं रक्षित बोल रहा हूँ। जैसे ही उधर उस बूढ़े डॉक्टर ने रक्षित का नाम सुना, झट से बोल पड़ा, जी जी बॉस बोलिए, आप हमें किस लिए याद किए? कोई काम था हमारे लिए क्या? तुम जल्दी से हवेली आ जाओ अभी। ठीक है बॉस, मैं अभी आ रहा हूँ। रक्षित इतना कह कॉल कट कर रॉकी के हाथ में फोन थमा देता है और वहां से वापस बेड के पास चला जाता है। जब वो काव्या को दर्द से छटपटाते हुए देखता है तो उससे रहा नहीं जाता है और वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है, जिसे रॉकी बस खड़ा देखता ही रह जाता है। वो जल्दी से किचन जाता है और एक गिलास में पानी ले उसमें हल्का नींबू निचोड़ उसे लेकर कमरे में आ जाता है। काव्या, काव्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। ये लो थोड़ा सा ये पानी पी लो। इस वक्त काव्या इतनी तकलीफ में थी कि उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, पर जैसे ही वो अपने नाम को पुकारते हुए सुनी तो वो एकदम से अपनी आंखें खोल सामने देखने लगी और बड़ी हैरानी से सोची, क्या उसने अभी अपना नाम सुना? क्या उसके पति ने उसे उसके नाम से पुकारा था? आह, मेरा सर इतना दर्द हो रहा है, लगता है शायद मुझे भ्रम ही हुआ होगा। ये मुझे मेरे नाम से आज तक कहाँ बुलाए हैं जो आज बुलाएंगे? इतना सोच वापस से वो अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ उसे जोर जोर दबाने लगती है। तभी उसके कानों में एक बार फिर से वही नाम गूंज पड़ता है, काव्या उठो, तुम इस पानी को पी लो, इससे तुम्हें कुछ राहत मिलेगी। अब तो काव्या पूरी तरह से हैरान रह गई जब अपने सामने अपने पति को अपना नाम पुकारते सुनी। चूंकि वो रात में भी अपना नाम रक्षित के मुंह से सुन चुकी थी, पर उस वक्त वो पूरी तरह नशे की हालत में थी तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने पिछले रात क्या सब किया था। काव्या हैरान हो अपने आप से ही बात कर रही होती है कि उसने जो सुना अभी अभी वो सब बस उसका एक भ्रम है और वो उस नशे की वजह से हो रही है। असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी वो ये सब सोच ही रही होती है कि काव्या, रक्षित ने एक बार फिर इतनी कोमल आवाज में कहा, जिससे काव्या एक पल के लिए अपने सिर में धड़कते दर्द को भूल गई और आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। रक्षित जी आप, उसने कहा और वह आदमी तुरंत सीधा हो गया और अपना चेहरा काव्या के करीब ले आया। मैं यही हूँ। क्या तुम ठीक हो? ये पानी तुम्हें पीना होगा, इससे तुम्हें कुछ आराम जरूर मिल जाएगा, रक्षित ने कहा और पानी का गिलास काव्या के चेहरे के पास ले गया। इस वक्त रक्षित एकदम उस घबराए हुए लड़के की तरह लग रहा था जैसा हर नॉर्मल इंसान लगता है। उस पल भले ही काव्या को खुद में बुरा लग रहा था और वो गिल्टी महसूस कर रही थी, पर फिर भी जब उसने अपने पति को अपने लिए इतना ज्यादा परेशान और केयर करते हुए देखा तो वो मुस्कुरा पड़ी।
सच में रक्षित जी, मुझे नहीं पता था कि आपकी ये खूबसूरती इतना ज्यादा है कि ये मेरे हैंगओवर को भी कम कर सकती है। आपकी आंखें बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा। काव्या उस स्थिति में भी रक्षित के आंखों की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकी, जिसे सुनते ही रक्षित का चेहरा टमाटर की तरह लाल होने लगा और वो समझ नहीं पाया कि उसकी पत्नी अभी भी इस तरह की बातें बोल रही है। रक्षित ने फिर से काव्या को अपने हाथ में जो पानी का गिलास पकड़ रखा था वो पीने के लिए कहा, यह नहीं जानते हुए कि उसकी पत्नी जो अभी बीमार है पर उसे अपने लिए इतना परेशान देख बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अपने पति के प्यारी हरकतों के आगे झुकते हुए काव्या बोली, हम ठीक है, मैं इसे पी लूंगी, लेकिन क्या आप मुझे पहले अपने दोनों गालों को चुटकी से दबाने दोगे? उसने धीरे से कहा, जिससे वह आदमी और भी अधिक हैरान हो गया और वह कुछ सेकंड के लिए अवाक रह गया। वह काव्या को एकदम गौर से देखने लगा और जानने की कोशिश करने लगा आखिर में वो चाहती क्या थी। पर अगले ही पल उसके दिमाग में एक बात उभर आई, कहीं वो अभी भी नशे में ही तो नहीं है। ये सोचकर कि वह अभी भी शराब के नशे में है, रक्षित ने उसकी बात सुनने का निर्णय लिया और आज्ञाकारी ढंग से अपना चेहरा उसके करीब ले आया और बस एक प्यारे पति के तरह बोला, तुम जो चाहो कर सकती हो, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। इस वक्त रक्षित बस काव्या के दर्द को कुछ कम करने की कोशिश में लगा हुआ था। दूसरी ओर काव्या अपने सिर में दर्द होने के बावजूद हंसने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने अपना हाथ उठाया और रक्षित के दोनों गालों को प्यार से चुटकी से दबाया, जैसे कि वह बहुत खुश हो रही हो और ये शब्द बोल रही हो, वाओ, कितना ज्यादा प्यारा है, बहुत क्यूट है। काफी देर तक काव्या बस रक्षित के दोनों गालों को अपने हाथों से बार बार दबाते रही और खुद में खुश होते रही, और काव्या को थोड़ा खुश देख रक्षित के दिल को भी आराम मिल रहा था, इसीलिए वो बस चुपचाप बैठा रहा। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद वह बोला, ठीक है, अब तुम्हें इसे पीना होगा, उसने कहा और वह तुरंत आगे बढ़ा और काव्या को बैठने में मदद की। इससे पहले कि वह पानी पिए, इसके बाद काव्या ने पानी का एक घूंट लिया और फिर रक्षित के सीने पर झुक गई। क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? रक्षित ने पूछा और काव्या फिर से मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसने अपना हाथ उठाया और रक्षित के मुलायम बालों को पकड़ा। उसने रक्षित के बालों को चंचलता से खींचा और आंखें बंद करके ही बात की। चूंकि आप इतने अट्रैक्टिव ढंग से मुझे संभालेंगे तो मैं तो आपके तरफ खींची चली आऊंगी, और फिर अगर आप मेरी इतनी परवाह करेंगे तो कहीं मैं आपको पिज्जा समझ खा ना लूं। हालांकि चूंकि रक्षित सोच रहा था कि उसकी पत्नी अभी भी नशे में है, इसलिए उसने उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से न लेते हुए बेपरवाही से जवाब दिया, जब तक तुम्हें आराम नहीं मिलता है मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी बनने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या अभी रक्षित जी ने क्या कहा? रक्षित की बातों से अचंभित काव्या जवाब देने ही वाली थी कि उसका सिर दर्द से धड़कने लगा और उसने रक्षित के बालों को जोर से खींचा। वह दर्द से कराह उठी और अपना चेहरा रक्षित के सीने में कसकर दबा ली, जिससे रक्षित तुरंत अपनी घबराहट की स्थिति में लौट आया। क्या तुम ठीक हो? उसने उत्सुकता से पूछा, लेकिन काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस रक्षित की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। उस पल रक्षित की धड़कनें तेज हो गईं और वो अपनी पत्नी को जितनी गौर से देखता उसके अंदर अड़का आभा उतनी ही ज्यादा होती जा रही थी। उसे लगा कहीं उसकी पत्नी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इस कारण से उसने फिर से रॉकी का नंबर डायल किया और उसे आदेश दिया कि वह तुरंत घर से बाहर जाकर आसपास के किसी भी डॉक्टर को बुलाए। हालांकि कॉल कनेक्ट होने से पहले ही कमरे का दरवाजा खुल गया और रॉकी अंदर आ गया। रॉकी, बस अब बहुत हुआ, तुम जल्दी से बाहर जाकर डॉक्टर को अभी बुलाओ। रक्षित की आवाज ने रॉकी को चौंका दिया, जो अभी अंदर आया था। और जिस क्षण उसने अपने दोस्त को देखा, वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और अंत में उसके करीब जाते हुए मन ही मन सोचा, आह, यह आदमी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि जब इसकी पत्नी प्रेग्नेंट होगी और बच्चे को जन्म देगी तो इसका क्या हालत होगा। उफ, ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य के लिए अभी से धैर्य रखना होगा। ये सोचते हुए वह बोला, प्लीज रक्षित, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। क्या मिसेस काव्या ने तुमसे नहीं कहा था कि उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है? लो, मैं दर्द निवारक दवा लाया हूँ, एक बार जब वह इस दवाई को ले लेगी तो उनका सिरदर्द ठीक हो जाएगा। रॉकी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रक्षित को बोल था, मिसेस काव्या को जल्दी से ये दवाई खिला दो, रॉकी ने आगे कहा, और रक्षित ने तुरंत रॉकी के हाथों से वो दवाई लेते हुए नीचे झुक काव्या से बोला,
काव्या, ये पेन किलर है, तुम्हें इसे खा लेना चाहिए। रक्षित के कहने पर काव्या ने जल्दी से वो पेन किलर ले ली और उसके दवाई खाते ही रक्षित उसे बड़े आराम से वापस से बेड पर लिटा देता है और प्यार से बोलता है, अब तुम कुछ वक्त आराम से सो जाओ, फिर से उसके बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। कुछ पलों के बाद काव्या फिर से सो गई, जिसे देख रक्षित ने गहरी सांस ली। फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपने माथे को इस तरह पकड़ा जैसे उसे भी अब सिरदर्द हो रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने जीवन के किसी गंभीर परेशानी से बचकर निकल आया हो। उसका रिएक्शन देखकर रॉकी मन ही मन हंसता रहा और वह अपने सामने खड़ी उस छोटी सी समस्या को छेड़ने से खुद को रोक नहीं सका। अरे यार, कहीं तुम भी बीमार ना पड़ जाओ। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बूढ़े की तरह चिंता करना बंद करो और आराम करो। अगर तुम टेंशन से खुद को मार भी लोगे तो भी हैंगओवर दूर नहीं होगा। चुप रहो। गंभीर चेतावनियों से भरी रक्षित की ठंडी और दृढ़ आवाज ने रॉकी को तुरंत अपना मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि रक्षित की घातक निगाहें पहले से ही उसके गले पर टिकी हुई थी, मानो उससे कह रहा हूं कि अगर तुमने उसे जगाया तो क्या होगा। रक्षित की बातों को समझते ही रॉकी झट से चुप हो गया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। कुछ घंटों के बाद काव्या जाग गई। रक्षित ने उसे डॉक्टर द्वारा बताए गए खाना खिलाया और फिर बोला अगर वो चाहती है तो फिर से सो जाए। हालांकि दोपहर हो चुकी थी, लेकिन काव्या अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, जिससे रक्षित और भी अधिक परेशान हो गया और अपने डॉक्टर की सलाह से उसे झूठी लगने लगी। घंटों हो गए, क्या डॉक्टर की सलाह काम कर रही है? रक्षित ने कमरे से बाहर निकलते ही अचानक रॉकी से पूछा, अरे क्या यार, तुम भूल गए कि वो डॉक्टर कौन हैं? वे इस देश के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं और पूरे एशिया में फेमस भी हैं। लेकिन फिर वह ठीक क्यों नहीं हो रही है? रक्षित ने असंतुष्ट स्वर में उत्तर दिया, जिससे रॉकी एक बार फिर अवाक रह गया। देखो रक्षित, वह सच में धीरे धीरे बेहतर हो रही है। ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। क्या मिसेस काव्या ने तुम्हें अभी नहीं बताया कि उसे ठीक करने के लिए कोई जादुई गोली नहीं बनी है? तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात रक्षित? तुम मुझे अब सिर दर्द दे रहे हो। मेरी जिंदगी कितना बोरिंग बना दिए हो तुम। हैंगओवर एक ऐसी चीज है जो केवल समय के साथ ही ठीक हो सकती है, तुम समझ रहे हो? ये बेहतर होता अगर हमारे पास कोई होता जिससे हम उसके शराब पीने के इतिहास के बारे में पूछ पाते। रॉकी जैसे ही ये बोलता है, उसे सुन रक्षित कहता है, वह लड़की, उसकी वह सहेली जिससे हम मिले थे, क्यों ना तुम उससे काव्या के बारे में पूछो? क्या उस लड़की से? हाँ, जाओ उससे पूछो। चूंकि हम उसे यहाँ नहीं ला सकते, इसलिए तुम खुद जाओ और खुद उससे पूछो। रवीना का नाम सुनते ही रॉकी को उसकी हर एक हरकत याद आ जाती है, जिस वजह से वो चिढ़ जाता है और उससे ना मिलने जाना पड़े, इसीलिए कहता है, अच्छा सुनो ना रक्षित, क्यों ना तुम उसे फोन कर ये सब बातें पूछते हो? हाँ, पूछ सकता था, पर मेरे पास उसका नंबर नहीं है। पर तुम इस टॉपिक को इतना बड़ा क्यों रहे हो? मैंने एक बार बोल दिया तो अब बिना कुछ कहे सुने तुम जा रहे हो। रक्षित इतना बोल रॉकी को घूरने लगता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि अब कहने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसका दोस्त एक बार जो बोल देता है उसे नहीं बदलता है। ये सोच उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसे उस लड़की को फिर से देखना पड़ेगा जिससे वो मिलना भी नहीं चाहता था। रक्षित के कहने के बाद रॉकी ना चाहते हुए भी रवीना से मिलने के लिए निकल पड़ा। लगभग कुछ घंटे के जर्नी के बाद वो फाइनली उस अपार्टमेंट के नीचे जा पहुंचा जहां पर रवीना रहती थी। ड्राइवर ने कार नीचे रोक दी, तभी रॉकी कार से बाहर बाहर निकलते हुए जैसे ही अपना सर उठा सामने देखा, वो एकदम से गाड़ी के बाहर ही खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर गाड़ी से पीठ ठिका खड़ा हो गया और सामने का नजारा देखने लगा। दरअसल रवीना, जो अभी भी नाइट ड्रेस वाली पैंट्स और टी शर्ट पहने हुए जोर जोर से अपने आप को छुड़ाने के लिए चिल्लाए जा रही थी, पर दो बॉडीगार्ड जैसे आदमी उसके दोनों हाथों को पकड़ उसे उसके कमरे से खींचते हुए बाहर निकाल रहे थे, पर वो बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थी और बोले जा रही थी, देखो प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मैं बता रही हूँ मेरे साथ इस तरह का बर्ताव तुम दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा, प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। रवीना के बार बार बोलने पर भी वो दो अनजान शख्स उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे, बस अपने साथ लेकर आगे बढ़े चले जा रहे थे। आखिर में रवीना को खुद में ये बात समझ आ गई कि ये दोनों इंसान उसके किसी भी धमकियों या फिर बातों को नहीं सुनने वाले हैं,
इसीलिए उसे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ये सब सोच वो अपने आवाज में एकदम से मधुरता ले आए और बड़े ही आकर्षक ढंग से बोल पड़ी। देखो तुम प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद ही तुम दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ प्लीज। अभी एक सेकंड पहले तक जो लड़की खुद को छुड़ाने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी वो अचानक से पूरी तरह शांत हो खड़ी हो गई। ये देख वो बॉडीगार्ड उसके तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। ये सारा नजारा अपने कार से टिककर खड़ा रॉकी देख देख हैरान भी हो रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। क्या अजीब लड़की है ये, मतलब अब इन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करने लग गई। बड़ी विचित्र है ये। अच्छा ही है जो ये लोग इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, थोड़ा तो इसे परेशानी महसूस होना चाहिए। रॉकी को बहुत मजा आ रहा था रवीना को परेशानी में देखकर। इधर रवीना जैसे ही अपने शब्दों में मिठास लाते हुए अट्रैक्टिव अंदाज में बात करती है, वो दोनों बॉडीगार्ड शर्मा जाता है और जल्दी से एक बॉडीगार्ड उसका हाथ छोड़ खड़ा हो जाता है। तभी रवीना दूसरे की तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए देखती है और बोलती है, थैंक यू, तुम दोनों ने मेरी बात सुनी, चलो मैं खुद चलती हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा कहने पर वो दोनों शख्स आगे आगे चलने लगे और रवीना उनके पीछे पीछे। रवीना को इतनी आसानी से उन दोनों के साथ जाते देख रॉकी को विश्वास नहीं हो रहा था। अरे ये लड़की इतनी आसानी से इनकी पकड़ में आ गई, लगता है शायद बात कुछ गंभीर है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। रॉकी अभी खड़ा खुद में ये सोच ही रहा था और इधर रवीना उन दोनों के साथ जब गाड़ी के पास पहुंची तो एक बॉडीगार्ड जल्दी से आगे जाकर ड्राइविंग वाला सीट पर बैठ गया और दूसरा वाला रवीना से बोला, तुम पीछे बैठ जाओ जल्दी से। जब रवीना ये बात सुनती है तो वो अपने सीधे अंदाज को तुरंत आकर्षक बना लचीले आवाज में बोल पड़ती है, क्या सिर्फ मैं ही अकेले पीछे बैठूं? प्लीज तुम भी मेरे साथ पीछे आकर ही बैठो ना। रवीना किसी भी लड़के को एक पल में अपनी अदा से अपनी जाल में फंसाने में माहिर थी। इसीलिए जब वो ये सब उस बॉडीगार्ड को बोलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से गाड़ी के पिछले सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके अंदर घुसते ही रवीना जोर से दरवाजा बंद कर देती है और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ भागने लगती है। जब रॉकी रवीना की ये कोशिश देखता है तो उसे हंसी आ जाती है और अभी रवीना कुछ दूर भाग ही पाई थी कि तभी पीछे से रॉकी उसकी कलाई पकड़ लेता है। अपनी कलाई पर किसी की पकड़ महसूस करते ही रवीना घबरा कर पीछे देखने लग जाती है और जैसे ही वो अपने सामने रॉकी को खड़ा देखता है, मिस्टर नॉर्मल बॉडीगार्ड आप, अगर तुम्हें इन दोनों बॉडीगार्ड से बचना है तो मेरे साथ चलो। उसकी बातों को सुन रवीना खुद में सोचने लगी। वो जानती थी कि वो दोनों आदमी अभी भी उसके पीछे दौड़कर आ रहे हैं और अगर वो किसी तरह बचकर अपने कमरे के अंदर जा दरवाजा बंद भी कर लेती है तो भी वो दोनों उसके दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहेगा। इससे बचने के लिए उसे रॉकी के साथ जाना ही सही लगा, इसीलिए वो बिना कुछ बोले जल्दी से उसके साथ चल पड़ी। रॉकी तेजी में उसका हाथ पकड़े अपने कार के तरफ भाग गया और वहां जा जल्दी से खुद अंदर बैठ उसे भी बैठने का इशारा किया। तभी रवीना भी जल्दी से अंदर आ जाती है और उन दोनों के अंदर आ रहे ही रॉकी ड्राइवर को कार चलाने को बोलता है। जैसे ही रवीना को यकीन हो गया कि अब कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, उसने फाइनली राहत की गहरी सांस ली। तो तुम अपनी अजीब तरह की टैलेंट को हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती हो, बुरा नहीं है। रवीना के बगल में बैठा आदमी अचानक बोला, जिससे रवीना का ध्यान आखिरकार उसकी ओर गया। एक मिनट मिस्टर, अजीब टैलेंट, आपका मतलब क्या है? तो क्या आपको मेरी टैलेंट से जलन हो रही है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको उस तरकीब का रहस्य सिखाऊं? रवीना शरारती स्वर में जवाब दी, जिससे रॉकी सिर्फ मुस्कुराया। क्या जलन? ये लड़की वास्तव में जानती है कि किसी के साथ कैसे खिलवाड़ करना है। रॉकी खुद के मन में बोला, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी क्या चल रहा है? मुझे मत बताओ कि तुमने फिर से किसी के पति को बहकाया और अब उसकी पत्नी तुम्हें मरवाना चाहती है। रॉकी ने बेपरवाही से कहा, रवीना से बदला लेने की कोशिश करते हुए। हालांकि उसके शब्दों पर रवीना का रिएक्शन बिल्कुल अलग ही था। और आप ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे बताने की जरूरत नहीं है मिस्टर नॉर्मल दिखने वाले बॉडीगार्ड की आप मुझ में इंटरेस्टेड हो। इतना कहते हुए रवीना अपनी एक उंगली रॉकी के गालों पर प्यार से फिरा देती है, जिससे रॉकी एकदम से चिढ़ जाता है और कहता है, पीछे हट जाओ मिस बिगड़ेल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था,
मुझे बिगड़ेल लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रॉकी ने उसके हाथ को अपने से दूर करते हुए बोला, पर रवीना बस उसकी बातों को सुन हंस पड़ी। और अगले ही पल वह अपनी सीट पर घुटनों के बल बैठ गई और रॉकी की तरफ मुंह करके देखने लगी। रॉकी ने उसे ठीक से बैठने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, रवीना ने अचानक अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया और उसे बहुत करीब से देखने पर मजबूर कर दिया। हम तो मिस्टर नॉर्मल दिखने वाले लड़के, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना। मुझे ऐसे लड़कों में काफी इंटरेस्ट है जो मेरे हुस्न के जाल में नहीं फंसते हैं, और आप उन दुर्लभ लोगों में से एक हैं। भले ही आप केवल सामान्य दिखते हो, रवीना ने रॉकी के चेहरे को छोड़े बिना मोहक ढंग से कहा। उस क्षण रॉकी उसके शब्दों से लगभग प्रभावित हो गया। यदि उसके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द नॉर्मल न होते, क्या मैं सचमुच नॉर्मल दिखाई देता हूँ इतना कि इस लड़की के नजरों में? रॉकी ये बात खुद के मन में सोच रहा था, पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो उसके कितना करीब है, और इसीलिए उसे बहुत अजीब फीलिंग्स आई। लेकिन उसके चेहरे पर रवीना के गर्म हाथ उसे अजीब तरह से विचलित कर रहे थे। रॉकी खुद को किसी तरह शांत करते हुए बोला, तो तुम्हारा मतलब है, अगर मैं तुम्हारी चालों में फंस जाऊं, तो तुम पीछे हट जाओगी और इस तरह से मुझे इरिटेट नहीं करोगी? ठीक है, मैं समझ गया, रॉकी ने जवाब दिया, और अगले ही पल उसने रवीना के दोनों कंधों को पकड़ लिया और उसने रवीना को सीट पर दबा दिया। उसकी सुपर फास्ट कार्रवाई ने रवीना को रंगे हाथों पकड़ लिया कि इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, रॉकी पहले से ही उसे नीचे दबा दिया था, जबकि वो रवीना के ऊपर था। रवीना की आंखें रॉकी की हैरान करने वाली हरकत से थोड़ी चौड़ी हो गईं। रवीना के हाथ उसके सीने पर थे और उसने धीरे से रॉकी को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन रॉकी की पकड़ काफी कठोर था, मानो वह रवीना के ऊपर एक अचल लोहे की दीवार हो। उस पर रवीना को लगा कि यह आदमी सिर्फ एक साधारण बॉडीगार्ड नहीं था, उसे लगा कि वो उससे कहीं ज्यादा महान था। तभी रवीना मन ही मन सोची, यह आदमी मूल रूप से ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि मैं पीछे हट जाऊं और उसे चिढ़ाना बंद कर दूं। इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग बंदा है ये। आपको क्या लगता है कि आपकी इन हरकतों की वजह से मैं हार मान लूंगी? मैं आपसे नहीं हारने वाली हूँ। वैसे आप वाकई जानते हैं कि लड़कियों को कैसे फंसाया जाता है। बुरा नहीं है, कोशिश अच्छी है। हालांकि आप नॉर्मल दिखते हो, रवीना ने बस अपनी हमेशा की तरह आकर्षक शैली में कहा, जिससे रॉकी एक बार फिर से चिढ़ गया। ये लड़की वास्तव में, फिर रवीना से बोलता है। खैर, मैं आमतौर पर लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, लेकिन तुम ही हो जिसने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। उसने अपना चेहरा रवीना के करीब लाते हुए कहा। हालांकि जब रॉकी आगे बढ़ता रहा, तो रवीना के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि वो उसे उकसा रही है, जैसे कि, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? शब्द उसकी आंखों में चमक रहे थे, जिससे रॉकी एक बार फिर से चिढ़ गया था। और जैसे ही वह रवीना के होठों तक पहुंचने वाला था, वो अचानक से पीछे हट गया और अपनी जगह पर जा ठीक से बैठ गया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। जैसे कि उम्मीद थी, मुझे पता ही था, आप सच में ऐसा नहीं कर सकते थे। क्या आप सच में एक मासूम कुंवारे हो? रवीना ये बोली और खुद को फिर से बैठने में मदद करते हुए हंस पड़ी। तभी रॉकी ने जवाबी हमला किया। अपनी लिमिट से आगे मत बढ़ो मिस बिगरेल, बात बस इतनी सी है। रॉकी रुककर उसे खाली नजरों से देखा और फिर आगे बोला, बात बस इतनी सी है कि तुम अभी अभी उठी हो और अभी तक अपने दांत ब्रश नहीं किए हैं। बस इतना जान लो कि तुम्हारे गालों में सख्त लार जमी हुई है, इसीलिए मुझे पीछे हटना पड़ा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम अपनी कहानी को बस यहीं तक रहने देते हैं। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी, लव माई डेविल हस्बैंड।